बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इंजीनियर इमरान खानज़ादा और आप मेरे साथ हैं एजुकेशन चैनल विद इंजीनियर इमरान खानज़ादा के ऊपर। आज का जो टॉपिक है वो है अल्टरनेटर। अल्टरनेटर एक दूसरा नाम है किसका? एसी जनरेटर का। एसी जनरेटर जो है ये हमारे पास बनता है अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, यानी कि अगर ये तीन नाम में से कोई सा भी नाम कहा जाए आपको तो उसका मतलब एसी जनरेटर, यानी कि ऐसा डिवाइस, इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो अल्टरनेटिंग करंट को जनरेट करे वो बताइए। यानी कि अल्टरनेटर में भी एसी करंट जनरेट हो रहा होता है, एसी जनरेटर के अंदर भी एसी होता है, अल्टरनेटिंग करंट में भी एसी ही करंट जनरेट होता है, डीसी की कोई बात नहीं होती। हमने इसको समझाने के लिए ये एक डायनामो लिया हुआ है, एक जनरेटर लिया हुआ है, एक अल्टरनेटर लिया हुआ है, या ये कह लें अल्टरनेटिव करंट जनरेटर ले रखा है जिसमें पुली लगी हुई है जिसको हम कनेक्ट कर देंगे किसी बेल्ट के साथ मैकेनिकली। जब ये पुली घूमेगी, मूव करेगी, इसके अंदर का रोटर मूव करेगा और उसके अंदर वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगा, जिसको आप हासिल कर सकते हैं उसकी स्लिप रिंग के जरिए, बुशेस के जरिए आउटपुट ले सकते हैं आप उसको। तो वो 220 दे रहा होता है हमारे पास, कारों के अंदर ही लगा होता है, ये गाड़ियों में लगा हुआ होता है। तो ये सिंपल एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाया आपको। यानी कहने का मकसद ये कि मैकेनिकल वर्क कराएंगे और इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें प्रोवाइड हो जाएगी, उसे कहते हैं अल्टरनेटर। तो ये होता है इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है और ये वर्क करता है फैराडे लॉ के ऊपर। फैराडे लॉ किसका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कि उसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट होगा और वहां पे हमारे पास इंडक्शन हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा वोल्टेज। या ये भी कह सकते हैं सच डिवाइस डेट कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी को, जैसे पूरी लगी हुई ना, इसमें कोई बेल्ट लगा देंगे हम, जब ये बेल्ट घूमता रहेगा अंदर का जो शार्प रोटर वगैरह है वो भी घूमता रहेगा और जनरेट होता रहेगा आपके पास एसी, यानी मैकेनिकल एनर्जी से आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी हासिल कर लें, उसको कहते हैं हम अल्टरनेटिंग जनरेटर, अल्टरनेटर जो भी कहना चाहें आप। तो ये ऐसा डिवाइस होता है। इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास हम जानते हैं इसमें 4 मेन पार्ट्स होते हैं, मतलब बहुत सारे हैं हमारे पास, लेकिन जो बुक ने कवर किए हैं वो 4 किए हैं। आर्मेचर क्या है, फील्ड मैग्नेट क्या है, स्लिप रिंग्स, बुशिस क्या है, और शाफ्ट एंड बेरिंग्स हमारे पास। याद रख लीजिए ये एसी जनरेटर है, इसमें अल्टरनेटिंग करंट जनरेट होगा। अगर हम स्लिप रिंग्स जिसका काम किया है उसको एसी करंट को आगे बुशेस को देना, अगर स्लिप रिंग की जगह हम लगा दें कम्यूटेटर, स्लिप रिंग की जगह अगर हम कम्यूटेटर लगा दें, बाकी आर्मेचर भी हो, फील्ड मैग्नेट भी हो, बुशेस भी हो, शाफ्ट बेरिंग सब हो, लेकिन स्लिप रिंग की जगह हम अगर कम्यूटेटर लगा दें तो क्या कर देगा, वो जो एसी आउटपुट आ रहा था वो उसको डीसी करके दे देगा, यानी कि डायरेक्ट करंट करके दे देगा आपस। तो ये फर्क होता है स्लिप रिंग और कम्यूटेटर का, फर्क होता है अल्टरनेटर और हमारे पास एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर के अंदर। जो एसी जनरेटर होते हैं उनमें स्लिप रिंग्स रखी होती हैं, डीसी जनरेटर के अंदर यहाँ पे सिर्फ कम्यूटेटर लगा होता है, बाकी सेम रहता है प्रोसीजर। तो ये 4 मेन स्टेप हमारे पास कंपोनेंट हैं जो इस्तेमाल होते हैं। अब पहला स्टडी करेंगे आर्मेचर। ठीक है, तो आर्मेचर हम पास जानते हैं ये बेलन की शक्ल में होता है, जैसे ये नजर आ रहा है आपको, ये भी बेलन की सूरत में आप देखते हैं घरों में इस्तेमाल करते हैं जब भी रोटी वगैरह पकाई जाती है। इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास क्वाइल्स होती है, हमारे पास यहाँ भी नजर आ रही है क्वाइल्स हैं, ये बार्स हैं। ठीक है, ये बहुत डिटेल इसकी कहानी है, लेकिन फिलहाल जितना इस बुक में कवर किया गया हम इतना ही कवर करेंगे इसको। तो ये हमारे पास ये रोटर है आपके पास, ठीक है, ये भी रोटर है पूरा। तो ये रोटर जो है इसमें क्या होता है, इसमें वाइंडिंग होती है हमारे पास, और ये रेक्टेंगुलर क्वाइल्स होती हैं, यानी कि सर्कुलर नहीं होता, रेक्टेंगल फॉर्म में होती है। तो आर्मेचर जो है इसको रोटर भी कहा जाता है, ये क्योंकि घूम रहा होता है हमारे पास। इज अ रेक्टेंगुलर क्वाइल, रेक्टेंगुलर क्वाइल्स इसके अंदर वाउंड की होती हैं ऑन रोटेटिंग शाफ्ट। अब देखें पूरा ही शाफ्ट है, ये पूरा एल्यूमिनियम नजर आ रहा है आपको, यहाँ से सीधा वहां तक जा रहा है, ये शाफ्ट है। यहाँ पे देख लीजिए पूरी शाफ्ट है वहां तक, एक शाफ्ट एक रॉड है, उसके ऊपर आपने वाइंडिंग को इस तरह से उसके ऊपर कर दिया है कि शाफ्ट घूमेगी तो ये रोटर भी घूमेगा, ये भी घूमेगा, आर्मेचर घूमेगा, ये शाफ्ट मूव करेगी तो ये हमारे पास रोटर भी मूव करेगा। तो कहता है कि आर्मेचर रेक्टेंगुलर कॉइल्स होती हैं जो माउंट हुई होती हैं इसके ऊपर रोटेटिंग शाफ्ट के ऊपर, ये शाफ्ट का काम है रोटेट होना। इट इज द कंपोनेंट दैट स्पिन विद द मैग्नेटिक फील्ड, इसका काम क्या है कि इसका घूमना है किसके अंदर, मैग्नेटिक फील्ड में। क्या कर रहे, क्यों घूमना है, इसलिए घूमना है कि इसके अंदर इंड्यूस कराना है वो ईएमएफ को, जो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा तो करंट भी जनरेट हो जाएगा, उसके अंदर फ्लो करना शुरू कर देगा अगर लोड पे कुछ लगा हुआ है तो। ठीक है, इसको कहते हैं हम आर्मेचर। ठीक है, दोनों सूरतें दिखा दी मैंने आपको। घूमता है ये, रोटर होता है दूसरे फार्म में कहना। सेकंड पार्ट आ गया परमानेंट मैग्नेट। अभी देखें ये कटोरा टाइप नजर आ रहा है, जिससे ऊपर से ओपन है, ऐसा नहीं नीचे से ओपन नहीं होगा, नीचे से ऐसा ही ओपन होगा, यानी कि बिल्कुल होलो होगा। ये आर्मेचर उठाएं और इसके अंदर रख दें, इसी आर्मेचर उठाएं और इसमें रख दें आप,
ठीक है, ये मैंने किसी और का दिखाया है स्टेटर, लेकिन समझाने के लिए दिखाया है आपको। इसका जो स्टेटर होगा या जो होगा हमारे पास वो छोटा होगा, इसका भी छोटा होगा, लेकिन कहना मकसद ये कि जो रोटर है ये इसके अंदर हाउस हुआ होता है, रोटर इसके अंदर हाउस किया हुआ होता है। तो ये एक सर्कुलर होता है हमारे पास, रुका हुआ होता है इसलिए स्टेटर कहते हैं। वो घूम रहा है इसलिए उसको क्या कह रहे हैं, रोटर कह रहे हैं। आर्मेचर क्यों कह रहे हैं, आर्मेचर उसको रोटर को इसलिए कह रहे थे कि उसके अंदर इंड्यूस होते हैं, जिसमें भी वोल्टेज इंड्यूस हो उसको आर्मेचर कहा जाता है, चाहे रुका हुआ हिस्सा हो चाहे रोटेट करता हुआ हिस्सा हो। लेकिन इतनी लंबी डिटेल में नहीं जाना चाह रहा मैं आपको, लेकिन इतना समझा देता हूं कि आर्मेचर वो हिस्सा होता है जिसके अंदर वोल्टेज इंड्यूस होते हैं। यहाँ पे जो बुक में दिया हुआ है आर्मेचर वो है जो रोटर है आपका, ठीक है, याद रहेगा। परमानेंट मैग्नेट क्या है, तो परमानेंट मैग्नेट और स्टेटर इज द स्टेशनरी पार्ट। इसमें हमारे पास क्या है, ये एक स्टेशनरी रुका हुआ पार्ट है, ये मूव नहीं करता, ये रोटेट नहीं होता, रोटेट रोटर जो होता है ये रुका हुआ है, इसे स्टेशनरी पार्ट भी कहते हैं। और स्टेटर का मतलब क्या, रुका हुआ। रोटर का मतलब होता है घूमने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो है ये स्टेटर होता है हमारे पास, और इसके अंदर क्या होता है, ये परमानेंट मैग्नेट बार्स होते हैं, इसमें बार्स लगे हुए होते हैं अंदर, नजर आएंगे आपको। ऑफ द जनरेटर डेट प्रोड्यूस मैग्नेट फील्ड, इसका काम क्या है स्टेटर का, कि ये फील्ड जनरेट करे, यूनिफॉर्म मैग्नेट फील्ड पैदा करता रहे। परमानेंट मैग्नेट है तो यूनिफॉर्म ही फील्ड आएगी, यानी कि वेरिंग फील्ड नहीं होगी, यूनिफॉर्म आ रही होगी इसके अंदर जो जनरेट कर रहा होगा। ये अंदर की तरफ हर पॉइंट अपने अंदर की तरफ, जैसे कि आप सर्कुलर देखते हैं ना, रेडियस आता है, रेडियस सेंटर की तरफ टूवर्ड्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देखी थी आप लोगों ने, टूवर्ड सेंटर आ रही थी फोर्स, इसमें मैग्नेटिक फील्ड हर तरफ सेंटर की तरफ अपनी आ रही होती है, इसमें एक फील्ड चल रही होती है इसके अंदर। इट इज अ टिपिकली मेड अप ऑफ सेट ऑफ मैग्नेट्स, ये मैग्नेट्स के बहुत सारे सेट बना लगाए जाते हैं हमारे पास, अभी ये डिटेल में नहीं जाएंगे इसके अंदर। और इलेक्ट्रोमैग्नेट अरेंज इन अ सर्कुलर, इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम सर्कुलर अरेंज कर लेते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट में वाइंडिंग होगी उसके अंदर, लेकिन यहाँ पे हमारा परमानेंट मैग्नेट की स्टडी कर रहे हैं। और सिलेंड्रिकल अरेंजमेंट होता है, सिलेंडर की फॉर्म में अरेंजमेंट क्या होता है, बार्स के अंदर परमानेंट मैग्नेट लगे होते हैं। इट इज अराउंड द रोटर, ये रोटर के इर्द गिर्द होता है, ये तो सिर्फ हम रोटर इसके अंदर होता है ये कह सकते हैं, ठीक है। तीसरा पार्ट आ गया स्लिप रिंग्स एंड बुशेस। स्लिप रिंग्स क्या हमारे पास है, अब ये जो रोटर है, ये जो नजर जैसे ये दिखाई मैंने आपको, ये पूरे स्लिप रिंग्स है हमारे पास, ठीक है। और ये बुशेज है जो इसके ऊपर लगा, जैसे कैचर होता है ना, कैच कर रहा होता है, जैसे बैटरीज में भी टर्मिनल लगे हुए होते हैं हमारे पास। तो यहाँ पे कहता है स्लिप रिंग्स, स्लिप रिंग्स जैसे ये नजर आ रहा है आपको, इसके क्या कहते हैं, कॉपर के बार्स नजर आ रहे हैं, पूरा स्लिप रिंग्स है। द एंड ऑफ द रोटर कॉइल एंड हो जाती है आके कहाँ पे, स्लिप रिंग के साथ, आर कनेक्टेड टू, स्लिप रिंग के साथ कनेक्ट होती हैं। द रिंग्स आर कंडक्टिव रिंग्स, ये जो रिंग्स हैं, जैसे ये 1 2 3 4 ये रिंग्स नजर आ रही हैं आपको ना, जो रिंग्स हैं सर्कुलर है हमारे पास, ये कंडक्टिव होती है, इनमें से यानी कि कॉपर की होती है, इनमें से क्या होता है, करंट पास हो रहा होता है। विच रोटेट विथ रोटर, अगर रोटेट हो रहा है तो ये भी रोटेट हो रही है, ठीक है। नहीं अगर ये रोटेट नहीं होंगी तो वाइंडिंग टूट जाएंगी, वायर्स टूट जाएंगे उसके। तो क्या होता है, रोटर रोटर होता है, तो ये स्लिप रिंग भी साथ इसमें माउंट हुई होती है, वो भी रोटेट हो रही होती है, ठीक है। अब करंट इसमें जनरेट हुआ, आ गया स्लिप रिंग के अंदर, स्लिप रिंग से बाहर कैसे जाएगा, तो ज्यादा तो बुशेस क्या करते हैं, उसके ऊपर सिर्फ टच कर रहे होते हैं, उसको प्रेस कर रहे होते हैं, इसे नजर आ रहा है आपको यहाँ पे प्रेसिंग, यहाँ पे नजर आ रहा है आपको, ग्रेफाइट के बने हुए होते हैं, ये टच करके क्या कर रहे होते हैं, कलेक्ट कर रहे होते हैं करंट को स्लिप रिंग में से अपने अंदर लेके और आउटपुट निकाल रहे होते हैं, ठीक है। बुशेस, इट इज मेड ऑफ ग्रेफाइट, ये जो बुशेस के ऊपर लगे हुए हैं कैचर की तरह ऐसा नजर आ रहा है आपको, ये देखिए यहाँ नजर आ रहा है आपको, ठीक है। ये क्या है, ये बुशेस हैं ग्रेफाइट के बने हुए, और ये प्रेस कर रहे होते हैं स्लिप रिंग के ऊपर, यहाँ नजर आ रहा है प्रेस करता हुआ, ऊपर से और नीचे दोनों साइड से प्रेस कर रहा है। क्या करते हैं, टू कलेक्ट द जनरेटिंग करंट इन द रोटर, जो करंट जनरेट हुआ है रोटर में उसको ले रहे होते हैं, बाहर निकाल रहे होते हैं स्लिप रिंग के जरिए, स्लिप रिंग से ले रहे होते हैं बुशेस, ठीक है। अब आगे हमारे पास शाफ्ट एंड बेरिंग। अब जाहिर बात है ये शाफ्ट है पूरी, और इसमें ये लगे हुए बेरिंग, ताकि इजीली ये शाफ्ट रोटेट कर सके, ठीक है जी। अब ये शाफ्ट कनेक्ट हो सकती है वहां पे किसी भी टरबाइन के साथ, कि विंड सिस्टम के साथ, कहीं पर भी, ठीक है। तो अभी शाफ्ट है, शाफ्ट में लगे हुए बेरिंग, तब मैकेनिकल सपोर्ट मिल जाए उसको, और इस शाफ्ट के ऊपर रोटर लगा हुआ है आपका, ठीक है। रोटर लगा हुआ है, एक तरफ नॉर्थ एक तरफ साउथ है, मैग्नेट आ गया यूनिफॉर्म मैग्नेट फील्ड वाला, तो इसके ऊपर रोटर है, किसके ऊपर, शाफ्ट के ऊपर। शाफ्ट एंड बेरिंग कहता है, द रोटर इज माउंटेड ऑन द शाफ्ट, शाफ्ट के ऊपर रोटर लगा हुआ होता है, बेलन के, ये बेलन कैसे बन जाता है, शाफ्ट है उसके ऊपर रोटर आ गया तो बेलन टाइप का बन गया। एंड शाफ्ट अलाउ द रोटर टू रोटेट फ्रीली, शाफ्ट रोटेट होगी तो साबित है रोटर भी रोटेट होगा, आर्मेचर भी रोटेट होगा,
बेरिंग क्या है? बेरिंग आर यूज टू रिड्यूस द फ्रिक्शन एंड स्मूथ रोटेशन ऑफ द रोटर। जो फ्रिक्शन है अगर घूमने के अंदर आ रही है तो उसको बेरिंग रिमूव कर देते हैं। और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, शाफ्ट और बेरिंग जो है वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर देते हैं रोटर को आपके। ठीक है, आसान था ये, मुश्किल नहीं था। इसके बाद देखिए आ जाइए, वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर किस तरह काम करता है। ये सारे पार्ट हो गए आपके पास, रोटर हो गया, मैग्नेट हो गया आपके पास, स्टेटर की फॉर्म में था। ठीक है, अब हम एक सिंपल तरीका से समझने की कोशिश करेंगे। एक नॉर्थ है, एक साउथ है हमारे पास, उसमें हमने एक कॉइल दिखा रखी है। ये स्लिप रिंग्स नजर आ रही हैं आपको, समझ में आ रहा है स्लिप रिंग्स कैसी होती हैं। और ये बुशेस नजर आ रहे हैं छोटे से आपके, रेक्टेंगुलर टाइप के नजर आ रहे हैं आपको। इसकी रोटेशन के ऊपर डिपेंड करता है, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, कहाँ रखा हुआ है, किसके साथ ज्वाइंट कर रखा है, ये अपने अलग चीज़ें हमारे पास हैं। तो कहता है जो वर्किंग हमारे पास है यहाँ पर, वो उसके अंदर ये स्टेप्स आएंगे। रोटेशन ऑफ आर्मेचर, आर्मेचर क्या है? जो बीच में होता है शाफ्ट के ऊपर। ये ब्लैक नजर आ रहा है आपको, बिल्कुल ब्लैक जा रहा है, ये शाफ्ट है। शाफ्ट के ऊपर ही क्या आपका स्लिप रिंग्स है, शाफ्ट के ऊपर ही क्या है आपका आर्मेचर है। आर्मेचर वो कॉइल है जिसमें वोल्टेज इंड्यूस होगा, वो रोटेट करेगी। तो आर्मेचर कॉइल इज द रोटर, आर्मेचर कॉइल ऑफ द रोटर इज फिक्स्ड ऑन द जनरेटर शाफ्ट। जनरेटर की जो शाफ्ट है उसके ऊपर ये रोटेट, उस पर ये फिक्स हुआ होता है। कौन? आर्मेचर। व्हेन जनरेटर शाफ्ट रोटेट, जब ये शाफ्ट रोटेट करेगी तो जाहिर बात है जो आर्मेचर लगा हुआ है वो भी रोटेट करेगा। सिमिलरली आर्मेचर कॉइल ऑफ द रोटर आल्सो रोटेट। अगर शाफ्ट रोटेट करेगी तो क्या होगा? आर्मेचर कॉइल भी रोटेट करेगी। अब यहाँ पे नोट में क्या है? शाफ्ट भी कनेक्टेड विथ इंजन। अब ये शाफ्ट जो रोटेट करेगी, अब ये कनेक्ट सकती है किसी इंजन के साथ, किसी टरबाइन के साथ, गैस टरबाइन के साथ, वाटर टरबाइन के साथ, किसी भी टरबाइन के साथ, या विंड ब्लेड के साथ। जैसे कि आपने टरबाइन सिस्टम देखा है, आपने विंड सिस्टम देखे हैं, उसमें ब्लेड घूम रहे हैं, उसके विंग्स घूम रहे हैं, तो क्या हो रहा है? वो भी काम दे रहे हैं। तो बिल्कुल सेम प्रोसीजर है वहां पे भी। और एनी अदर एनर्जी सोर्स, कोई भी सोर्स, यानी कोई भी तरीका कार हो, मैकेनिकली कोई भी तरीका कार हो जिसमें शाफ्ट घूमे, शाफ्ट घूम रही है तो आपका रोटर जो है वो भी घूम रहा है। रोटर घूम रहा है, फील्ड परमानेंट मैग्नेट, यानी परमानेंट मैग्नेट थे, यूनिफॉर्म फील्ड थी ये, तो क्या होगा? आर्मेचर के अंदर ही, जो रोटर है इसके अंदर ही वोल्टेज जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसको इस तरह समझाया हुआ, बाद में इसको प्रोसेस में भी समझाएंगे आपको। देखिए मैं बुक को फॉलो कर रहा हूँ जिस तरह बुक में भी चीज दी है। ये तो हो गए आपके पास आर्मेचर के अंदर, यानी कि रोटेशन ऑफ आर्मेचर था। ठीक है, अब हमारे पास जनरेशन ऑफ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब हम जानते हैं शाफ्ट घूमती है तो रोटर घूमता है हमारे पास, लेकिन ये जो फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रही है तो यूनिफॉर्म है हमारे पास, तो उसका इफेक्ट। अब चेंजिंग फील्ड कैसे आएगी? तो रोटर जब घूमता है तो कहीं पे वो फील्ड उसकी, कहीं पे वो परपेंडिकुलर होता है, कहीं पे वो पैरेलल हो जाता है इसी फील्ड के साथ। जब वो पैरेलल हो जाएगा तो कुछ भी इंड्यूस नहीं होगा। जब वो परपेंडिकुलर होगी कॉइल तो वो मैक्सिमम जनरेट कर रही होगी। तो इसका मतलब ये, जब ये कॉइल रोटेट कर रही होगी, एंगल बना रही होगी इसके अंदर, और या ये कह लीजिए इसमें रोटेट कर रही होगी, तो डिफरेंट इफेक्ट आएंगे इस कांस्टेंट फील्ड के, किसके ऊपर? उसके चेंजिंग एरिया के ऊपर वजह से नतीजा होगा उसमें इंड्यूस वोल्टेज हो जाएगा और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगी। तो रोटर रोटेट्स, रोटर क्या करता है? मैग्नेटिक शाफ्ट से लगा हुआ और वो रोटेट करता है, स्पिन भी कह सकते हैं। इतना यूनिफॉर्म मैग्नेट, अभी परमानेंट मैग्नेट थे, इनकी फील्ड तो यूनिफॉर्म थी। अगर रोटेट नहीं कराओगे, कॉइल को ऐसे ही रख दो, कुछ भी नहीं होगा, कोई एक वोल्ट भी जनरेट नहीं होगा, कोई एक करंट, एम्पेयर करंट भी पैदा नहीं होगा उसमें। जब तक वो रोटेट नहीं करे, जब तक उस कॉइल के अंदर, ये जो कॉइल है, जब तक उस कॉइल के अंदर चेंजिंग इफेक्ट नहीं आए इसका, यानी कि कहीं पे वो ज्यादा फील्ड महसूस करे, कहीं पे कम। जाहिर बात है अब इस तरह रखा हुआ है, बिल्कुल ये सीधा रखा हुआ है, जैसे ये पैरेलल हो रहा है, बिल्कुल ये दोनों दोनों पैरेलल। जैसे ये ऐसा ऐसा वर्टिकल होना शुरू होगा, ऐसे ऐसी बढ़नी शुरू हो जाएगी, ऐसा ऐसा, तो चेंजिंग इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे कहता है कि रोटर रोटेट हो रहा होता है, इसके अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्टेटर की, ये स्टेटर रुका हुआ है ड्यू टू द, यानी कि ये नॉर्थ और साउथ पोल रुके हुए, लेकिन ये शाफ्ट रोटेट कर रही है, रोटर रोटेट कर रहा है। ड्यू टू रोटेशन ऑफ रोटर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट अकर इन द रोटर कॉइल। रोटर की जो कॉइल है उसके अंदर क्या होता है? चेंजिंग इफेक्ट आते हैं। मैंने कहा ना, कहीं पर ये पैरेलल हो जाएगी कॉइल इस फील्ड के साथ, और कहीं पे ये परपेंडिकुलर हो जाएगी। जहाँ पैरेलल होगी वहां कुछ नहीं मिलेगा, जब परपेंडिकुलर होगी वहां मैक्सिमम इंड्यूस वोल्टेज हो जाएगा। तो इफेक्ट अकर होता है रोटर कॉइल में, यानी कि आर्मेचर कॉइल। हैंस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ और वोल्टेज इंड्यूस इन द रोटर, उसमें इंड्यूस हो जाएंगे रोटर के अंदर या आर्मेचर कॉइल के अंदर, क्योंकि जब ये रोटेट कर रहा है तो वो फील्ड के इफेक्ट जो है कहीं पैरेलल है तो कहीं परपेंडिकुलर। जहाँ परपेंडिकुलर है वहां पे वो जनरेट कर देगा ईएमएफ को, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होगी और इंड्यूस ईएमएफ पैदा हो जाएगा। ठीक है, दूसरा पार्ट ही हुआ। तीसरा में कहता है जनरेटिंग ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट कैसे जनरेट होता है? कहता है इंड्यूस वोल्टेज काजेस टू फ्लो द करंट
इन द रोटर कॉइल। जब इसमें कॉइल के अंदर चेंजिंग घूमने, जब ये कॉइल घूम रही थी, रोटेट कर रही थी, मूव कर रही थी किसके अंदर, इस नॉर्थ और साउथ पोल के अंदर, तो इसके अंदर वोल्टेज इंड्यूस हो गए थे। अगर आगे जाके इसमें जैसे लगा हुआ है स्लिप रिंग्स है, बुशेस है, बुशेस के बाद आगे अगर हम बल्ब लगा दें, कोई लोड लगा दें, तो क्या होगा, करंट गुजरना शुरू कर देगा इसके अंदर। ठीक है, तो कहता है वोल्टेज इंड्यूस हो जाता है, इसकी वजह से करंट फ्लो करता है रोटर की कॉइल में। आर्मेचर में मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इज कंटिन्यूसली चेंजिंग। अब मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, कहीं पे पैरेलल हो रही है इसके साथ और कहीं पे इस एरिया के ऊपर परपेंडिकुलर हो रही है, तो कंटिन्यूस वो चेंज हो रहा है। रोटर रुका हुआ कोई यही कि इस तरह से तो नहीं कर रहा, गोल गोल घूमे जा रहा है वो, तो कहीं पे वो मैक्सिमम हो रहा है, कहीं पे मिनिमम हो रहा है। तो कहता है मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है हमारे पास कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, किसके साथ, रोटर की रोटेशन के साथ, रोटर के घूमने की वजह से। अल्टरनेटिंग नेचर ऑफ करंट प्रोड्यूस सच करंट इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। सारी बात है, कहीं पे वो जीरो हो रही है फील्ड, कहीं पे मैक्सिमम हो रही है। जहां जीरो हो रही है वहां पे करंट जीरो हो रहा है, जहां पे मैक्सिमम हो रही है वहां पे मैक्सिमम करंट जनरेट हो रहा है। तो कहीं पे कम, कहीं पे ज्यादा, कहीं पे पॉजिटिव, कहीं पे नेगेटिव। नतीजा क्या होता है कि वो अल्टरनेटिंग साइन का एक करंट जनरेट हो जाता है। कलेक्शन ऑफ आउटपुट, अभी जनरेट जो हो गया इस कॉइल में, उसको कैसे लेंगे, तो ज्यादातर बुशेस लगे हुए होते हैं, स्लिप रिंग को टच कर रहे होते हैं और ये आउटपुट निकल रहा होता है बाहर। स्लिप रिंग्स आर कनेक्टेड विद द रोटर कॉइल। अभी स्लिप रिंग्स ओरिजिनल नजर आ रही है आपको, ये कनेक्ट है, जैसे एक यहाँ पे कनेक्ट और रेड के साथ कनेक्ट है, एक ब्लू के साथ कनेक्ट किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये ब्लू इससे भी टच हो रहा होगा, ब्लू अलग दूसरी कॉइल से कनेक्ट हो रहा होगा, ये अलग से कनेक्ट होगा। सिंगल कॉइल है, अगर थ्री फेस कॉइल है तो थ्री अलग, तीन तीन अलग होंगे वापस, तीन और तीन छह हो जाएंगे रिंग्स वहां पे फिर आपके पास। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे क्या, ये स्लिप रिंग के साथ ये कॉइल जनरेट कनेक्ट हो गई और बुशेस उससे आउटपुट ले रहा है। तो स्लिप रिंग्स आर कनेक्टेड रोटर कॉइल, रोटर की जो कॉइल है उसके साथ स्लिप रिंग्स कनेक्ट है, जैसे रेड वाली पहले के साथ और ब्लू वाली, यानी रेड वाली यहाँ से पहले में और यहाँ पे जो दूसरी वाली है उसके साथ ब्लू वाली कनेक्ट हुई है। जनरेटिंग अल्टरनेटिंग फ्लो, करंट फ्लो थ्रू द स्लिप रिंग। जो करंट जनरेट हुआ था इसके अंदर वो स्लिप रिंग्स तक पहुंच जाता है, फ्लो कर रहा था। नाउ द बुशेस, जो बुशेस लगे हुए यहाँ पे, वो इसको प्रेस कर रहे होते हैं स्लिप रिंग को टू कलेक्ट द अल्टरनेटिंग करंट फ्रॉम द स्लिप रिंग। स्लिप रिंग में से वो निकाल लेते हैं बुशेस उस करंट को। तो जाहिर बात है इसमें जो रोटेशन हो रही थी वो वेरिंग हो रही थी, कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट ज्यादा हो रहा था, कहीं पे कम हो रहा था, तो और कहीं पे नेगेटिव, क्योंकि बात है यहाँ पे अगर देखेंगे फोर्स अपवर्ड है तो यहाँ पे डाउनवर्ड होगी। तो वो जब ये मूव कराऊंगा, अभी आगे बढ़ाऊंगा आपको, तो क्या होगा, उसमें अल्टरनेटिंग नेचर का एक करंट पास हो जाएगा उसके अंदर। अगर हम स्लिप रिंग्स, जहां तक स्लिप रिंग्स तक तो वो अल्टरनेटिंग आता है, अगर स्लिप रिंग्स को निकाल दें और यहाँ कम्यूटेटर लगा दें तो क्या होगा, ये बुशेस क्या करेंगे अब एसी, क्योंकि यहाँ से पूरा जनरेशन जो थी कॉइल में वो तो एसी थी, लेकिन कम्यूटेटर, अगर स्लिप रिंग की जगह कम्यूटेटर लगा हुआ होता तो वो क्या कर देता है, वो इसको कन्वर्ट कर देता है एसी से डीसी में। तो यहाँ पे आउटपुट में क्या निकलता है, वो डीसी निकल आता है। सिर्फ इस चीज का फर्क होता है, स्लिप रिंग का और कम्यूटेटर का फर्क होता है। स्लिप रिंग्स होती हैं एसी जनरेटर में, कम्यूटेटर लगे होते हैं यहाँ पर किसके अंदर, डीसी जनरेटर में। तो डीसी कम्यूटेटर क्या करते हैं, वो एसी करंट जनरेट जो हुआ होता है उसको कन्वर्ट कर देते हैं डीसी में। एक्चुअली जनरेशन जो करंट होती है कॉइल के अंदर वो अल्टरनेटिंग करंट होती है, लेकिन कम्यूटेटर अगर लगा हुआ होगा तो वो उसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, डीसी में। स्लिप रिंग्स लगी होगी तो कन्वर्ट नहीं करेगी, सिंपल एसी ही रहने देगी, उसको अल्टरनेटिंग करंट ही रहने देगी। हैंस अल्टरनेटिंग करंट रिसीव बाय द जनरेटर, जब आउटपुट पे हमें क्या मिल जाएगा, वो अल्टरनेटिंग करंट मिल जाएगा अगर स्लिप रिंग्स लगी हुई हैं। और अगर कम्यूटेटर लगा हुआ है तो आउटपुट पे क्या मिलेगा हमारे पास, वो डीसी करंट मिलेगा। अब देखेंगे ये प्रोसीजर सारा वो किस तरह से हो रहा है उसका। तो इंड्यूस ईएमएफ हो रहा है ऑफ किसका, अल्टरनेटिंग जनरेटर का। एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, इसमें एक टर्न की एक कॉइल दिखा रखी है। ठीक है, अब जब ये जो कॉइल आ रही है सीधी यहाँ पे आके इस स्लिप रिंग से कनेक्ट हो रही है, वाली यहाँ पे कनेक्ट हो रही है। ये बुशेस लगे हुए हैं, B1 लगा हुआ है, ये R1 है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पर स्लिप रिंग, आर का रेजिस्टेंस नहीं है यहाँ पे, ये स्लिप रिंग है यहाँ पर R1 R2। ये जो आ रही है ये गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको जोड़ दिया गैल्वेनोमीटर के साथ, B1 को जोड़ दिया किसके साथ, B2 के साथ, लेकिन थ्रू गैल्वेनोमीटर के साथ। ठीक है जी, अब इसकी कॉइल को हमने नंबरिंग कर, नेमिंग कर दी, पोजीशन बता दी, PQRS। ठीक है, ये एक हमने लूप बना दिया। हम जानते हैं S से R तक का जो फासला है वो L है, जो ये है बिल्कुल वो यही होगा। ठीक है, दोनों सेम होंगे जितनी लेंथ है, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, ये आमने सामने की साइड है, आपस में क्या है, बराबर है। ये विड्थ बराबर होगी, इस तरह से इसकी लेंथ बराबर होगी। लेंथ ये है RS जितने हैं, RS जितना है इतना PQ हमारे पास है। अच्छा, ये जो RQ है, ये जो विड्थ है वो B हमारे पास, SPB, ये भी B होगी।
तो एक लेंथ है एक विड्थ है, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे एरिया बन जाएगा हमारे पास। लेकिन हम जानते हैं अगर ये लेंथ परपेंडिकुलर हो जाए इस फील्ड के साथ तो यहाँ पे क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ हो जाएगा। अगर ये लेंथ पैरेलल हो जाए तो जीरो इंड्यूस ईएमएफ होगा, क्योंकि साइन थीटा लग रहा होता है इसके अंदर हमारे पास। ठीक है, इसमें और कोई इसी खास बात नहीं है। इसी चीज को मैं यहाँ समझाऊंगा थोड़ा चेंज करके। तो कंसिडर कर लिया एक आर्मेचर लूप है, एक आर्मेचर लूप है हमारे पास पी क्यू आर एस है विथ लेंथ एल है, विड्थ क्या है उसकी बी है हमारे पास। इट इज प्लेस रख दिया किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में बी में। यहाँ से जो फील्ड निकल रही है वो बी निकल रही है हमारे पास। जो फील्ड है इसको बी लिख सकते हैं, मैंने लिखा नहीं, आप लिख दीजिएगा इसको भी, यहाँ भी लिख दीजिएगा। ये मोशन यानी फोर्स आ रही है कहाँ, अपवर्ड, यहाँ डाउनवर्ड हो रही है। ठीक है जी। तो व्हेन लूप इज रोटेट, जब ये लूप क्या करता है, अब ये देखिए यहाँ पे डॉट नजर आ रही है आपको, वो और लिखा हुआ है शाफ्ट। इन डॉटेड को मतलब है शाफ्ट, शाफ्ट के ऊपर लगा हुआ है आपका रोटर और स्लिप रिंग्स लगी हुई है यहाँ पास। व्हेन दिस लूप रोटेट, जब ये लूप क्या करता है, रोटेट करता है, जब ये लूप क्या करेगा, घूमना शुरू कर देगा, रोटेट होना शुरू कर देगा, तो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लिंकेज, लीकेज नहीं है, लिंकेज है। लिंकेज मीन्स उसके साथ एडजस्ट हो रही होती है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ लिंक कर रही होती है, जुड़ रही होती है विद द, या हिट कर रही होती है, पास हो रही होती है विद द रोटर कॉइल लूप। यानी जो फील्ड यहाँ से निकल रही है, नॉर्थ से साउथ की तरफ निकल रही है, वो इसको पास कर रही होती है। ड्यू टू विच इंड्यूस ईएमएफ इज जनरेटेड इन द लूप। इस लूप में क्या होता है, इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो जाता है हमारे पास इन द लूप होता है। एंड करंट फ्लो इन द लूप, और करंट फ्लो जाता है लूप के अंदर। अब यहाँ जनरेट होगा करंट, लेकिन अगर ये बुशेस कनेक्ट नहीं होंगे किसी लोड के साथ तो करंट शो नहीं कर सकते आप, जब तक कनेक्ट नहीं करें लोड के साथ। अगर लोड ही नहीं कनेक्ट है तो जीरो करंट होगा, लेकिन वोल्टेज जरूर होगा आपके पास। करंट जब तक फ्लो नहीं करेगा जब तक वो लोड के साथ कनेक्ट नहीं हो, याद रख लीजिएगा इस बात को। तो कहता है कि इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा लूप में, करंट फ्लो होता है लूप में। द डायरेक्शन ऑफ द करंट विल बी डिटरमाइंड किसके जरिए, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। अब हम राइट हैंड रूल पे आ गए। ठीक है, हम देखें ये मेरी जो फिंगर है, जो फर्स्ट फिंगर है, ये मेरी फील्ड को शो कर रही है, ये फील्ड नजर आ रही है आपको फर्स्ट फिंगर। अब ये जो है ये मेरा करंट को शो कर रहा है, जो मिडिल फिंगर नजर आ रही है आपकी, और थंब मेरे उसकी फोर्स को। तो इस तरह देखें, करंट इस तरह जा रहा है और ये फील्ड, फर्स्ट फिंगर जो है ये फील्ड को शो कर रही है, सेकेंड फिंगर जो है हमारे पास, जो मेरी मिडिल फिंगर है, ये शो कर रही है करंट की डायरेक्शन को, थंब शो कर रहा है किसको, वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स को अप लग रही है। ठीक है, इस तरह से इसी को ऐसे कर देंगे, उलट कर देंगे, तो फील्ड यहाँ होगी, करंट नीचे आ रहा होगा, फोर्स नीचे आ रही होगी हमारे पास। ठीक है जी। नाउ कंसीडर द लूप, यानी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इस्तेमाल करके आप डायरेक्शन मालूम कर सकते हैं करंट की डायरेक्शन कैसे होगी। करंट डायरेक्शन अप जा रही है यहाँ पे, उसमें डाउन आ रही होगी हमारे पास। ठीक है जी। नाउ कंसीडर द लूप पी क्यू आर एस इज इन द वर्टिकल पोजिशन। अब इसको समझाने के लिए लिया था, अब हम आ जाएंगे नीचे इसके अंदर। बिल्कुल यही नॉर्थ ये रहा, ये साउथ ये रहा। ये जो फील्ड जा रही थी, ये फील्ड नजर आ रही है आपको, ये बी है, यहाँ से एक लाइन जा रही है बिल्कुल सीधे देखा नजर आ रहा है आपको, ये बी लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे। ठीक है, ये बुक का ही है, थोड़ा चेंजिंग किया मैंने इसके अंदर। तो ये बी जा रही है आपके पास, मैग्नेटिक फील्ड जा रही है यहाँ पास, ये वही लूप है पी क्यू आर एस, वही है पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, और ये पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, लूप वही है लेकिन लूप को रोटेट करा रहे हैं। ठीक है, अब हमने क्या दिखाया, नॉर्थ से साउथ की तरफ फील्ड बी जा रही है। अब इस वाले को जिससे हॉरिजॉन्टल नजर आता है, इसको बिल्कुल वर्टिकल रख दिया हमने यहाँ पे। ठीक है जी, बिल्कुल वर्टिकल रख दिया इसके अंदर। अब जब ये रुका हुआ है, याद रखना ये यूनिफॉर्म फील्ड है, नॉर्थ से साउथ की तरफ परमानेंट फील्ड है, यूनिफॉर्म है। रुका हुआ है, कुछ भी नहीं होगा, जीरो इंड्यूस वोल्टेज होगा, कुछ भी नहीं होगा उसके अंदर। तो टाइम जीरो है। अब ये रुका हुआ है, चल ही नहीं रहा है, कुछ भी नहीं कर रहे, तो क्या रहा है, जो फील्ड है इसके ऊपर, जो फील्ड का इफेक्ट होगा वो भी क्या होगा हमारे पास, वो जीरो होगा, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। मैग्नेटिक फील्ड जरूर जा रही होगी, मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होगी, जरूर होगी वहां पे, लेकिन उसका इफेक्ट यहाँ पे जीरो होगा, कुछ भी चेंजिंग नहीं हो रही होगी, यूनिफॉर्म होगी। अभी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, नजर आ रही है आपको, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। कैसे बन रही है, जब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड अल्टरनेटिंग की होगी तो इसमें करंट भी जो होगा, इंड्यूस वोल्टेज होगा, वो भी अल्टरनेटिंग होगा। वोल्टेज में अल्टरनेटिंग होगा तो याद रखना करंट भी अल्टरनेटिंग होगा। तो वेरिंग फील्ड हो रही है तो उसकी वजह से ही इंड्यूस वोल्टेज भी वेरिंग होगा, अल्टरनेटिंग नेचर का होगा, करंट भी अल्टरनेटिंग नेचर का होगा। इसको समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। अब ये हमारे पास पी क्यू आर एस है। ठीक है, अब हम इसको रोटेट कराएंगे। अब ये बिल्कुल आड़ा इस तरह से, अब इसको बिल्कुल परपेंडिकुलर है मेरे पास। ठीक है, तो इस वक्त क्या होगा, अगर जैसे ही रुका हुआ है तो कुछ भी नहीं होगा, जैसे ही इसको मूव करना शुरू करूंगा ऐसे ही क्या होगा, ये
इसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज होनी शुरू हो जाएगी। जैसे ये एकदम से 90 पे आएगा, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया, इसका मतलब कुछ भी नहीं होगी इसमें फील्ड आके। जैसे ये यहाँ तक पहुंचेगा अपना मैक्सिमम पहुंच जाएगा, यानी कि बिल्कुल यहाँ से आड़ा था, कुछ भी नहीं था। जैसे ही आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, बढ़ना शुरू हो जाएगी, मैग्नेटिक चेंजिंग हो रही होगी, बढ़ते 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 अपने पीक पे पहुंच जाएगी, बिल्कुल जैसे यहाँ पे पीक पे पहुंच गई आपके पास, और वहां जाके फिर एकदम से रुक जाएगी। अगर आप रोक दोगे उसको तो रुक जाएगी, जहां पे जिस स्टेज में रोकोगे वहीं रुक जाएगी मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन क्या आपको तो ये रोटेट कराता रहेगा, कि ये घूमेगा, ऐसे आड़ा हो जाएगा, आड़ा होके फिर ये आड़ा नीचे घूम जाएगा, फिर नीचे से वापस सीधा हो जाएगा इस स्टेप में, फिर बाद में वापस यहाँ आ जाएगा, यानी कि पूरा एक चक्कर हो जाएगा गोल घूमता हुआ। इसलिए जब देखा ना पी क्यू कभी ऊपर नजर आ रहा है, अब ये ऊपर था, जिसमें मेरे फर्स्ट फिंगर को समझें ये पी क्यू है, ठीक है। अब मैंने जैसे ऐसे कर दिया, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल कर दिया, तो पी क्यू वहां आ गए, ठीक है। अब जब मैं इसको हॉरिजॉन्टल से बिल्कुल और घुमाया तो पी क्यू कहाँ आ गए, वो नीचे आ गए। जब नीचे से मैं पी क्यू नीचे आ चुके हैं, अब इसको बिल्कुल सीधा करूंगा, पी क्यू यहाँ पे आ गए, आड़ा हो गए, फिर वापस इसको सीधा करूंगा तो पी क्यू ऊपर आ जाएंगे मेरे पास, पूरा एक चक्कर हो गया। तो जैसे ये यहाँ पे इस तरफ चेंजिंग करना शुरू करता है, अपने एकदम से बढ़ना शुरू हो जाता है। यहाँ मैक्सिमम जब ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होता है तो मैक्सिमम हो चुका होता है, लेकिन अब क्या है, ये बिल्कुल पहले पॉजिटिव में था, ठीक है ना, बढ़ता हुआ था, फिर वापस नीचे से जाएगा तो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता कम होता चला जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। फिर जब बिल्कुल ये नीचे जाके आड़ा हो जाएगा, उस वक्त वो बिल्कुल रुक चुका होगा उसमें। लेकिन उसके बाद जब क्या होगा, नीचे से जब दोबारा वापस इसको रोटेट कराएंगे तो नेगेटिव में बढ़ेगा, फिर ऐसे ऊपर जब पहुंचेगा तो नेगेटिव में ऊपर तक आ जाएगा। अब इसको यहाँ समझते हैं किस तरह लिखा हुआ है इसको। व्हेन आर्मेचर इज इन द वर्टिकल पोजीशन, ये वर्टिकल पोजीशन में आर्मेचर है हमारे पास, रोटेट क्लॉकवाइज, बुक ने लिखा होता है काउंटर क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज ही घूम रहा है, नजर आ रहा है आपको, क्लॉकवाइज ही घूमता नजर आ रहा है। इन सात चार मैंने इस तरह से कि ये जरूरी नहीं है कि वर्टिकल करके करें, आप हॉरिजॉन्टल रख के भी स्टार्ट कर सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन से स्टार्ट करें, लेकिन पूरा जहां से स्टार्ट करेंगे वापस उसी पोजीशन पे पहुंचना है, तो समझ में आएगा पूरा एक साइकिल आपको। हॉरिजॉन्टल से स्टार्ट करोगे तो आखिर में हॉरिजॉन्टल पे जाना है, वर्टिकल से स्टार्ट किया हुआ है तो आखिर में वर्टिकल पे ही जाएंगे। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के बीच में से स्टार्ट ले रहे हैं तो आखिर में भी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के बीच में ही जाना पड़ेगा, तो पूरा एक साइकिल समझ में आएगा आपको, यानी कि कहीं से भी स्टार्ट ले सकते हैं, या वर्टिकल से लिया हुआ है। इन सच अ मैनर, यानी इस तरह से रखा हुआ है, पी क्यू मूव्स डाउनवर्ड, ये पी क्यू जो है इसको हम मूव करा के ले जाएंगे बिल्कुल नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये पहले स्टेज में यहां से यहां पहुंचेगा, लेकिन दूसरे स्टेज में वो नीचे आएगा बिल्कुल। पी क्यू ऊपर था, फिर पहले स्टेज में हॉरिजॉन्टल हुआ, फिर वापस वर्टिकल नीचे आ गया, तो ये पूरा एक साइकिल हो जाएगा इसका, ठीक है जी। तो मूव करता है डाउनवर्ड वाइल आर एस मूव्स अपवर्ड। अब ये जो पी क्यू है ये जाएगा नीचे, इसको पी क्यू वाले को, यानी ऊपर की जो फिंगर है बिल्कुल नीचे आ जानी है। जैसे वो नीचे आ जाएगा तो नीचे की जो फिंगर थी, जो पहले यहाँ पे आर एस था, ये बाद में कहाँ पहुंच जाएगी, ऊपर पहुंच जाएगी। तो कहता है कि जो पी क्यू है ये नीचे आ जाना है, नीचे लेके आना है घुमा के इसको, और जो आर एस है इसको ऊपर ले जाना है। तो बीच में एक स्टेज ये भी है, जिसके अंदर यहाँ से ये भी वर्टिकल, ये वर्टिकल है, लेकिन ये बिल्कुल फ्लिप हो गया, एकदम से उलट गया वहां पे, तो बीच में ये स्टेज होके जाती है। तो कहता है कि ये आर जो पी क्यू है इसको नीचे मूव कराएंगे, नीचे की तरफ ले जाएंगे, इसको ऊपर वाले हिस्से को नीचे ले जाएंगे, नीचे वाले हिस्से को ऊपर लेके जा रहे हैं, ठीक है जी। ड्यू टू विच इंड्यूस ईएमएफ फ्रॉम क्यू टू पी, कहता है जैसे आप इसको मूव कराते हैं, यानी कि हॉरिजॉन्टल में वर्टिकल में यहाँ से उठा के बिल्कुल यहाँ इस स्टेज पे पहुंचते हैं, तो क्या होता है, करंट फ्लो जो वोल्टेज इंड्यूस होता है वो क्यू से पी की तरफ आ जाता है, ठीक है। और वहां पे जो ऊपर वाले में क्या होता है, वो एस से आर की तरफ, देखें इसमें नीचे आ रहा है तो उसमें ऊपर जा रहा है, अपोजिट होंगी डायरेक्शन, याद रख लीजिए, कभी भी पैरेलल नहीं होंगी डायरेक्शन की वोल्टेज की, याद रख लीजिएगा, वोल्टेज की डायरेक्शन पैरेलल नहीं होंगे, यानी कि वो बिल्कुल सेम नहीं होंगे, सेम डायरेक्शन नहीं होंगे, अपोजिट डायरेक्शन होंगे, एंटी पैरेलल होगी। ये कह लीजिए ये इधर आ रहा है तो इतने ही एंगल से वहां वो जा रहा है, ठीक है। जैसे ये वर्टिकल था, इसको फ्लिप करा के आड़ा किया, आड़ा करा के बिल्कुल बिल्कुल यानी कि फ्लैट किया, इसको हॉरिजॉन्टल किया, उसके बाद वापस इसको नीचे ले गए, तो यहाँ पे क्या हुआ, वो आर से पी की तरफ उसका वोल्टेज फ्लो किया, लेकिन ऊपर वाली कॉइल का क्या हो गया, वो एस से आर की तरफ है। नाउ करंट कैसे फ्लो करेगा, तो कहता है करंट फ्लो करेगा आर एस आर क्यू पी, यानी वो बिल्कुल एक सिंगल लूप में कन्वर्ट करेगा, लूप में मूव करेगा। व्हेन गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड बिटवीन द बुशेस, गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दें आप किसके साथ, जब करंट कब गुजरेगा, जब गैल्वेनोमीटर कनेक्ट हो बुशेस के साथ, किसके, स्लिप रिंग के साथ टच हो रहे हो, B1 और B2 कनेक्ट हो,
ठीक है जी, यानी कि आप यहाँ से ऐसे हुए और फिर इस तरह से मूव करा दिया इसको, तो वोल्टेज जो इंड्यूस हुआ वो पी से क्यू, वो हमारे पास क्यू से पी की तरफ नीचे आया और एस से आर की तरफ ऊपर गया। इस यहाँ पे नीचे आ रहा है और वहां पे ऊपर जा रहा है, याद रख लीजिए। और जो करंट फ्लो होगा आर एस आर क्यू पी, इस तरह लूप में करंट फ्लो करेगा अगर वो वहां पे गैल्वेनोमीटर कनेक्ट है। तो कहता है द एक्सटर्नल सर्किट करंट कैसे फ्लो करता है, B1 से निकलता है, B1 से गुजरता है, R1 रेजिस्टेंस होता हुआ कहाँ जाता है, B2 तक जाता है। B1 R डैश गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस, B2 तक जाता है। दिस करंट डायरेक्शन रिमेन्स कंसिस्टेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ टर्न ऑफ द आर्मेचर। ये जो आर्मेचर बीच में रखा हुआ था, इसका आधा चक्कर हुआ है हमारे पास, आड़ा था ऊपर की तरफ था, इसको ऐसे हॉरिजॉन्टल किया और उसके बाद नीचे लेके आ गए। तो पूरा चक्कर कब होगा, जब ये नीचे से भी वापस ऊपर पहुंचे, यानी कि हाफ साइकिल में यहां से यहां तक का, यानी कि ऊपर था आर, ये जो था पी क्यू जो था वो ऊपर था तो वो नीचे पहुंचा दिया हमने, तो ये हाफ साइकिल हो गया। अब नीचे से वापस ऊपर जब आएगा तो वो रिवर्स हो जाएगी साइकिल उसकी। नाउ सेकेंड हाफ रिवोल्यूशन कर रहे हैं उसमें, तो पी क्यू मूव करेगा। अब पहले पी क्यू ऊपर से नीचे आ रहा था, यहाँ पे नीचे आ गया, अब वो नीचे से कहाँ जाएगा, वो उसको ऊपर जाना है, ठीक है। और जो ऊपर और आर एस है उसको नीचे आ जाना है, ठीक है, ये आर एस नीचे आ जाएगा। तो कहता है लेकिन एकदम से तो नहीं आएगा, ये ऐसे हुआ है, तो वो पहले इस तरह से हॉरिजॉन्टल होगा, बाद में फिर वर्टिकल हो जाएगा। तो कहता है कि दूसरे हाफ में क्या होता है, पी क्यू जो है वो पी क्यू मूव करेगा अपवर्ड, उसको ऊपर जाना है, पी क्यू यहाँ पे इससे ऊपर जाना है इसको, जैसे यहाँ पहुंच गया एक स्टेप बाद। इस तरह से जो आर एस है उसको पहले इस तरह से होगा, उसके बाद उसको नीचे आ जाना है, डाउनवर्ड आना है, ठीक है ना। तो कहता है कि वो डाउनवर्ड पी क्यू को ऊपर जाना है और आर एस को नीचे आना है, ड्यू टू विच इंड्यूस हो जाएगा ईएमएफ, वेरिंग होगा, कॉइल वेरी कर रही है तो उसमें इंड्यूस हो जाएगा हमारे पास ईएमएफ। ईएमएफ किस तरह होगा, वो पी से क्यू जाएगा, पहले कहाँ जा रहा था वो, यार जब यहाँ पहुंचा था तो वो क्यू से पी जा रहा था, लेकिन अब जब वापस वहां पहुंचेंगे तो वो पी से क्यू जाएगा, ठीक है। और दूसरा वाले केस में क्या हो रहा था हमारे पास, वो जब यहाँ पहुंचे थे तो ये नीचे आ रहा था, वो वहां जा रहा था ऊपर। अब ये जो एस से आर जा रहा था, अब यहाँ पे आर से एस हो जाएगा, ये नीचे हो गया वो अप हो गया, डायरेक्शन रिवर्स हो गई। कहने का मकसद ये जो फ्लिप करके दिखा रहे हैं तो वो डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। कहने का मकसद ये, जब यहाँ से चला था आड़ा होके नीचे तक पहुंचा तो क्या हुआ, क्यू से पी की तरफ डायरेक्शन थी और आर एस से आर की तरफ थी। अब जब वो नीचे से वापस पलट के ऊपर पहुंचा, अब यहाँ डायरेक्शन कैसे हो गई, वो पी से क्यू हो गई, वो आर से एस हो गई, रिवर्स हो गई, ठीक है जी। तो डायरेक्शन रिवर्स जाएंगे इन द लूप कॉइल में। नाउ करंट फ्लो करेगा, लेकिन करंट कहाँ से फ्लो करेगा, यहाँ से ही फ्लो करेगा, पी क्यू आर एस, वहां भी ये हो रहा था, आर एस आर क्यू पी, यहीं से मूव कर रहा था। और होल्ड करें दोनों स्टेजेस के अंदर, इसमें भी यहाँ से अप जा रहा है, वहां से डाउन आ रहा है, यहाँ पे भी यहाँ से अप जा रहा है, वहां से वो डाउन आ रहा है। तो एक लम्हे के अंदर जब आड़ा होके हाफ साइकिल इसने जब पूरा किया था, तो ये जो पहले नीचे वाला हिस्सा था वो ऊपर पहुंचा, तो उसमें क्या हो गया, करंट जो था वो ऊपर की तरफ जा रहा था और यहाँ नीचे आ रहा था। जब ये वापस वहां पहुंचा तो अब ये पलट के ये साइड ऊपर आ गई, तो इसमें भी वही होगा, ये अप जाएगा फर्स्ट, या अप जाएगा या नीचे आएगा। तो ये क्या है, ये वेरिएशन हो रही होती है किसी हिस्से के अंदर, कहीं पे डाउनवर्ड, जैसे यहाँ पे डाउनवर्ड है वहां अपवर्ड है, यही आर क्यू, आर और पी, पी हमारे पास, सॉरी क्यू और पी जो है यहाँ डाउनवर्ड है, लेकिन यहाँ पे क्यू पी में क्या है, वो अपवर्ड है। तो रिवर्स हो गई, इस हिस्से की इस हिस्से में रिवर्स हो गई, इस हिस्से की डायरेक्शन इस हिस्से डायरेक्शन में रिवर्स हो गई, रिवर्स हो जाती है इसके अंदर। तो इसलिए क्या होता है, वो रिवर्स होकर वही सेम जो साइकिल बना होता है वो नीचे की तरफ से भी आके जा रहा होता है। इन द एक्सटर्नल सर्किट में क्या होगा, एक्सटर्नल सर्किट के अंदर अब पहले वो B1 से जा रहा था B2, अब B2 से चला जाएगा किसके अंदर, वो B1 के अंदर, ठीक है जी। और ये हाफ साइकिल के बाद ये डायरेक्शन चेंज होती रहेंगी। हैंस क्या होता है, इंड्यूस ईएमएफ हो जाता है, करंट अल्टरनेट कर रहा होता है, करंट बार बार चेंज हो जाता है एवरी हाफ रिवॉल्यूशन इन द एक्सटर्नल सर्किट। आधे आधे चक्कर के बाद जैसे वो अपना हाफ साइकिल पूरा करता है तो करंट की डायरेक्शन इस तरह से होती है, यानी कि वोल्टेज की डायरेक्शन इस तरह से होती है, करंट की डायरेक्शन भी इस तरह पीक पे होती है। जैसे दूसरी डायरेक्शन आती है तो करंट की डायरेक्शन भी नीचे आ जाती है, इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन नीचे जाती है, ईएमएफ की ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका इफेक्ट भी नीचे आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका ये है, यहाँ तक हो गया, ठीक है। कहता है व्हेन आर्मेचर ऑफ द रोटर रोटेट्स, जैसे आर्मेचर रोटर का रोटेट करता है तो मोशनल ईएमएफ
जो है जनरेट हो जाता है इन परपेंडिकुलर साइड ऑफ द रोटर। रोटर की जो परपेंडिकुलर साइड है उसमें जनरेट होता है विद रिस्पेक्ट टू द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के साथ जहां परपेंडिकुलर होगा वहां पे ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। ड्यू टू विच इंड्यूस ईएमएफ हैव इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, यहाँ पे भी इंड्यूस हुआ, यहाँ पे जब वर्टिकल हुआ यहाँ पर भी इंड्यूस हुआ, यहाँ पर भी इंड्यूस हुआ। यहाँ नीचे की तरफ था वहां ऊपर की तरफ था, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होंगे लेकिन डायरेक्शन क्या होंगी दोनों की ईएमएफ की, वो अपोजिट होंगी। ठीक है, तो जहां पे मैग्नेटिक फील्ड और रोटर की साइड परपेंडिकुलर होंगी वहां पे इंड्यूस ईएमएफ होगा, और वो जो होगा इंड्यूस ईएमएफ वो मैग्नीट्यूड में तो बराबर होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होंगी। एक में नीचे डायरेक्शन में आ रहा है तो एक में अप जा रहा है वहां पे। सिमिलरली व्हेन साइड ऑफ रोटर विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड बी पैरेलल, जहां पे रोटर की साइड, कॉइल की साइड, रोटर की साइड और मैग्नेटिक फील्ड की साइड पैरेलल हो जाएंगे, वहां पे जीरो इंड्यूस ईएमएफ होगा। देखें ये कैट एमकेट के सवाल हैं आपके ये, कि अगर वो मैग्नेटिक फील्ड और रोटर जो है वो परपेंडिकुलर हैं तो कितना इंड्यूस होगा, मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा, क्या होगा, या दोनों पैरेलल हो जाएं तो क्या होगा, जीरो होगा या मिनिमम होगा, क्या होगा। लेकिन अगर वो मूव कर रहे हैं तो वहां पे वो इंड्यूस होगा। रुक गए भाई दोनों केसेस में फिर जीरो ही होगा, याद रख लीजिए। इंड्यूस ईएमएफ इन, क्योंकि रोटेट होना जरूरी है, मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग तभी होगी जब वो रोटेट करेगा। अगर रोटेट करने बंद हो गया तो चाहे वो परपेंडिकुलर हो चाहे वो पैरेलल हो, कुछ भी नहीं होगा, कोई वोल्टेज नहीं होगा, कोई करंट नहीं होगा उसमें। ये याद रख लीजिएगा, जो पूरा थीम पूरे चैप्टर का चल रहा है, एंड हो रहा है चैप्टर ये आपका। इंड्यूस ईएमएफ इन ईच साइड ऑफ द कॉइल ऑफ द रोटर, एक साइड के अंदर जो इंड्यूस होगा, हम जानते हैं इंड्यूस ईएमएफ जो होता है उसको एप्सिलॉन से जाहिर करते हैं, वो बी वी एल साइन थीटा होता है हमारे पास। ठीक है, बी मैग्नेटिक फील्ड होता है, बी वेलोसिटी होती है उसकी, एल क्या होती है उसकी लेंथ होती है, साइन एंगल थीटा जो होता है बिटवीन देम होता है हमारे पास। अगर वो परपेंडिकुलर हो गया तो 90 होता है, 90 होता है मैक्सिमम हो जाएगा। जहाँ पैरेलल होता है वहाँ जीरो कर देते हैं, जीरो कर देते हैं मिनिमम हो जाता है बिल्कुल ही। जहाँ पैरेलल हो गए वहाँ जीरो तो होना ही होना है, लेकिन परपेंडिकुलर के लिए शर्त ये है कि वो मूव करता रहे। रुक गया तो वहां पे भी वो जीरो कर देगा, क्योंकि जब तक वेरिंग फील्ड होगी तभी वो इंड्यूस होगा ईएमएफ। तो ई1 का ये है हमारे पास एक साइड की कॉइल का। तो टोटल जो इंड्यूस ईएमएफ होगा, अगर टर्न एन हो, यहाँ तो एक लूप पढ़ा था अभी हमने, बहुत सारे टर्न हो तो ये बीवीएल में एन लगा देंगे हम। लेकिन ये टू कहाँ से आ गया, तो टू इसलिए आया कि पहले एक कॉइल का ई1 था तो दूसरी वाली कॉइल का क्या होगा, वो ई2 होगा। टोटल क्या हो जाएगा हमारे पास ई1 प्लस ई2। तो ई1 जो है बिल्कुल सेम है तो उसमें 1 है, यानी जितना ये है इतना ही ई2 होगा। तो दोनों को जमा करूंगा तो 2 टाइम हो जाएगा ई2। एन जो है नंबर ऑफ टर्न के लिए साइन थीटा अपनी जगह पर है। ठीक है जी, अब यहाँ उसी फॉर्मूले को यहाँ लिख दिया हमने कि ये जो यहाँ दिखा रखा था साइन थीटा था, थीटा को मैंने चेंज कर दिया। हम थीटा जानते हैं बराबर होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा बराबर होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होती है थीटा बाय टाइम, ये एंगुलर हमारे पास वेलोसिटी लाता है हमारे पास। तो अगर हम थीटा मालूम करना होगा तो क्या हो जाएगा, ये टी यहाँ जाकर मल्टीप्लाई कर देगा, ओमेगा टी हो जाएगा। तो थीटा हटा दिया, क्या लगा दिया, ओमेगा टी लगा दिया। ई जो है वो इंड्यूस ईएमएफ वहां पर, बी मैग्नेटिक फील्ड है परमानेंट मैग्नेट की, वी क्या है वेलोसिटी है हमारे पास जिस वेलोसिटी से मूव कर रही है कॉइल, एल हमारे पास क्या लेंथ ऑफ द कॉइल है, एन क्या है नंबर ऑफ टर्न है कॉइल के, ओमेगा क्या है वो एंगुलर वेलोसिटी है जो बन रही है उनके दरमियान के अंदर। ठीक है जी, जिस उससे वो मूव कर रहा है। अब यही फार्मूला बिल्कुल वही था, उसी इक्वेशन 1 को दोबारा लिख दिया हमने यहाँ पे। किस तरह से, टू यानी कि एन वहां लिखा हुआ था, मैंने पहले लिख दिया शुरू के अंदर। देख लीजिए यहाँ पे कुछ नहीं किया मैंने, ये एन बाद में लिखा था। बीवीएल तो वैसे सिंपल होता है, देखें बीवीएल तो सिंपल होता है, सिंपल एक जो क्या कहते हैं हमारे पास होता है। लेकिन टू टाइम की दो क्वाइल थी तो टू टाइम हो गया था, और एन टर्न थे तो एन हो गया था। इस एन को मैंने बस वहां पे जाके जो है इसको बाद में लिख देंगे। यहाँ पे थीटा की जगह क्या कर दिया, ओमेगा टी कर दिया, क्योंकि ओमेगा होता है थीटा बाई टी के, तो थीटा मालूम करते हैं तो वो ओमेगा टी हो जाता है। ये चेंजिंग यहाँ पे हुई थी। अब मैं इसको रिअरेंज करूंगा, इस एन को शुरू में लिख दूंगा। ठीक है, एन को मैंने टू किसके साथ लिख दिया शुरू में, बी वी एल साइन ओमेगा टी हो गया पास। ठीक है जी, अब ये टू अपनी जगह पे, एन अपनी जगह, वी क्या हमारे पास है, अब जानते हैं वेलोसिटी जो है हमारे पास, हम जानते हैं वेलोसिटी बराबर होता है एंगुलर वेलोसिटी इनटू द रेडियस। अब वो जो कॉइल रोटेट कर रही है वो तो सर्कुलर गोल गोल घूम रही है, गोल गोल घूम रही है, तो कोई भी चीज गोल गोल घूम रही है तो एंगुलर वेलोसिटी के साथ लग रही होती है, ओमेगा आर रेडियस के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर वी मालूम करना है, वी की अगर हम ये कह लें कि ये जो है ओमेगा अपनी जगह पे, आर क्या है रेडियस है, तो रेडियस क्या है उसका, अगर हम ऊपर जाए पिक्चर के अंदर, हमने ये बी दिखाया है गोल गोल घूम रहा है, तो ये पूरा एक डायमीटर हो जाएगा हमारे पास उसका, समझे ना। तो इसको बी को 2 से डिवाइड करेंगे तो रेडियस निकल आएगा उसका।
ठीक है जी। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, एन अपनी जगह, बी अपनी जगह पे, वी को मैंने कहा कि वी बराबर होता है एंगुलर वेलोसिटी इनटू द रेडियस। रेडियस क्या है, वो डायमीटर कितना था, पूरा जो था वहां से वहां तक की विड्थ जो थी b/2, डायमीटर को डिवाइड करते हैं हाफ तो रेडियस आ जाता है हमारे पास, आर आ जाता है। ठीक है, तो ये वेलोसिटी को मैं उसको लीनियर वेलोसिटी को कन्वर्ट कर दिया मैंने एंगुलर वेलोसिटी के साथ। ठीक है, लीनियर और ये एंगुलर का रिलेशन है यहाँ पास, वी बराबर होता है ओमेगा आर के। ठीक है, आर रेडियस होता है, तो रेडियस तो पूरा गोल गोल घूम रहा है, वो पूरी विड्थ है उसकी। ठीक है, लेंथ तो अपनी जगह पर है, विड्थ में ही घूम रहा है गोल गोल, तो क्या है कि वो हमारे पास रेडियस आएगा विड्थ डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो क्या हो गया, ओमेगा b/2 आ गया, किसकी जगह, v की जगह। तो v की जगह हम लगा दिया ओमेगा b/2 आ गया, l अपनी जगह पर है, साइन ओमेगा t अपनी जगह पर है। ये मकसद, ये लीनियर और ये एंगुलर की इक्विवेलेंसी दी हमारे पास। ठीक है, ओमेगा अपनी जगह, r हमने सिर्फ शाफ्ट जो वो हमारा जो क्वाइल रोटेट कर रहा था उसकी विड्थ/2 कर दिया था हमने। ठीक है, v की जगह ये आ गया हमारे पास। ठीक है, इस 2 से 2 कट गया, n अपनी जगह पे, b अपनी जगह पे, ओमेगा बाहर आ गया, ये b और l को साथ लिख दिया मैंने, b और l को, साइन ओमेगा t। ये विड्थ है, ये लेंथ है, लेंथ इंटू विड्थ बराबर होता है एरिया के, ए आ गया हमारे पास। ठीक है, अब साइन ओमेगा टी अपनी जगह पर, इस पूरी वैल्यू को हमने कर दिया एप्सिलॉन नॉट कर दिया हमने यहाँ पे। क्यों कहा, हमने कहा ये मैक्सिमम है इसकी, ये प्लस में मैक्सिमम होगी, इस तरह ये माइनस में भी मैक्सिमम होगी। एक प्लस में पीक है, एक माइनस में पीक है इसका, एप्सिलॉन। ये पूरा एन ओमेगा बी ए, ये पूरा एप्सिलॉन के बराबर हो गया मैक्सिमम पॉइंट। तो इसको हम लिखा कि ये जो है ई नॉट जो है ये रहता है एन बी ओमेगा ए के बराबर है। एन बी क्या है, ये मैक्सिमम है, यानी मैक्सिमम पॉइंट है, पीक पॉइंट है, पॉजिटिव का पीक पॉइंट है, ये नेगेटिव का पीक पॉइंट है। ऊपर जाएंगे प्लस में, नीचे जाएंगे माइनस में। तो ये हमारे पास पीक पॉइंट है, मैक्सिमम वैल्यूज हैं किसकी, ईएमएफ की। ठीक है, तो ये ईएमएफ की ई से जाहिर कर रहा हूँ, तो ईएमएफ के अंदर है। ठीक है, मैंने इसको उससे भी जाहिर किया है बी के साथ भी ऊपर, विच डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ टर्न। ये किस पर डिपेंड करता है, ये नंबर ऑफ टर्न पर डिपेंड करता है। नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होंगे तो ये भी ज्यादा होगा हमारे पास। बी मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, तो नंबर ऑफ टर्न के ऊपर भी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ द परमैग्नेटिक, अगर इंटेंसिटी बढ़ जाएगी तो ये एप्सिलॉन भी बढ़ जाएगा हमारे पास। नंबर ऑफ टर्न बढ़ेंगे तो भी बढ़ जाएगा, अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तब भी बढ़ जाएगा। एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी रोटर की तब भी बढ़ जाएगा, स्पीड रोटर की। एरिया, अगर कॉइल का एरिया बढ़ा लेंगे आप तब भी ये बढ़ जाएगा। चारों चीजों से ये बढ़ता है, याद रख लीजिए। कोई भी पूछ सकता है, ई नॉट जो है वो क्या कहते हैं, किसके साथ, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो वो यही हो सकते हैं। ये चार जहां पे मिलेंगे आपको वही आपका राइट आंसर होगा। इसके अलावा अगर में से किसी एक को कम करके कोई और लगा दीजिए तो वो आंसर नहीं होगा आपका, याद रख लीजिएगा ये। अब इसी क्वेश्चन को हम किस में लेके आ रहे हैं, फ्रीक्वेंसी की टर्म के अंदर। ठीक है, एप्सिलॉन अपनी जगह पे, साइन, ये जो टी था टी अपनी जगह, ओमेगा बराबर होता है 2πf के, ओमेगा बराबर होता है 2πf के। ठीक है, अब ये शो हमें क्या करता है, क्वेश्चन 3 शो ये करती है कि इन डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज रिवर्स, हमेशा वो रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, पाई का मतलब है सिंपल, यानी π/2। ये देखिए यहाँ पे दिखा देता हूँ ग्राफ से, देखिए ये π/2 है और ये पाई। ठीक है, और 2π पूरा चक्कर है 360। ठीक है, तो वो ये कहता है कि हाफ साइकिल के बाद, जब ये पूरा साइकिल तो इस तरह से बना ना, हाफ साइकिल के बाद ये डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। जब ये हाफ साइकिल, जब यहां से यहाँ का हाफ साइकिल पूरा होगा फिर अप आ जाएगा। हर हाफ साइकिल के बाद ये जो पाई दिखा रहा है आपको, इसका 2πft का देंगे, इसका मतलब ये है कि ईएमएफ जो है, इंड्यूस ईएमएफ जो है वो रिवर्स हो जाएगा आफ्टर एवरी हाफ साइकिल और आफ्टर एवरी हाफ रिवोल्यूशन ऑफ द क्वाइल, क्वाइल के रिवोल्यूशन के आधे चक्कर के ऊपर। जैसे ऊपर से पूरा ऊपर से नीचे आया तो वो डायरेक्शन अप आई, जब नीचे से वापस ऊपर जाएगा तो वो डायरेक्शन क्या आएगी, वो निगेटिव में आ जाएगी उसके पास। तो हर हाफ साइकिल के बाद वो रिवर्स हो जाती है, पोलरिटी वगैरह या उसकी डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो जाएगी, करंट इंड्यूस ईएमएफ की भी, करंट की भी, मैग्नेटिक फील्ड की भी। ठीक है जी, ये आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। यहाँ पे एक सवाल दिया हुआ था बुक ने, कुछ डेटा की कमी थी वो मैंने लिख दिया। 19.6 से फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग जनरेटर की फ्रीक्वेंसी एफ मालूम कीजिए इफ द वोल्टेज आउटपुट इज गिवन एज, जो आउटपुट वोल्टेज आ रहा है उससे एप्सिलॉन जो आ रहा है पास 200 वोल्ट आ रहा है, एप्सिलॉन जो आ रहा है पास वहाँ पास 100 आ रहा है, टाइम 0.05 आ रहा है। ये पूरा चीजों के ध्यान में लिख दिया। फार्मूला भी थोड़ी देर पहले पढ़ा है हमने, एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन के साइन 2πft के हमारे पास।
ठीक है। एफ मालूम करने को कह रहा है। एप्सिलॉन कितना दिया हुआ था, वो 100 दे रखा था अपनी जगह। एप्सिलॉन कितना दे रहा था हमारे पास, वो 200 दे रखा था हमारे पास। साइन अपनी जगह, 2 अपनी जगह, पाई अपनी जगह, एफ मालूम करना है। टी कितना है, 0.005 था। ये साइन, ये 200 मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाकर डिवाइड कर दे 100 को, तो 100 को डिवाइड कर रहा है। बाकी साइन 2 पाई एफ, और ये जो टाइम था 0.005, ये सी रहने दिया मैंने इसको। ठीक है जी। अब मैंने क्या किया, इनको जब कैंसिल किया तो 0.5 आ गया। बाकी इस चीज़ को वहाँ लिख दिया मैंने, बिल्कुल ऐसे ही कैसे। अब मैं साइन इनवर्स निकालूंगा तो साइन वहां जाके साइन इनवर्स हो जाएगा। अभी समझिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। ठीक है। साइन जब यहाँ से वहां ले जाऊंगा, क्योंकि मुझे एफ मालूम करना है ना, एफ तो फंसा हुआ है मेरा इसके अंदर, तो साइन को वहां ले जाऊंगा, साइन इनवर्स हो जाएगा। ठीक है। बाकी 2 पाई एफ और 0.05 अपनी जगह पे आ गया। ये साइन वहां चला गया ताकि ये फ्री हो, एफ साइन इनवर्स हो गया। साइन इनवर्स में जो 0.5 निकालते हैं वो 30 आता है। अब ये डिग्री आ गया, हम डिग्री नहीं इस्तेमाल करेंगे, हम तो रेडियन इस्तेमाल करेंगे। तो क्या करते हैं, 30 डिग्री जो बराबर होता है वो पाई बाय 6 रेडियन के बराबर होता है। जैसे कि 1 डिग्री बराबर होता है पाई बाय 180 के। ठीक है। तो 30 जो होंगे तो पाई बाय 180 मल्टीप्लाई बाय 30 कर लें, या शॉर्ट आसान कर लें कि 30 डिग्री जो बराबर होता है पाई बाय 6 के होता है हमारे पास, ये समझ लीजिए आप वैसे। ठीक है। तो ये 30 डिग्री बराबर होता है पाई बाय 6 रेडियन के बराबर होता है। ठीक है जी। एफ मालूम करना है तो 2 पाई, और ये जो रकम है मल्टीप्लाई करिए, वहां जाके ये डिवाइड करेगी। अच्छा, पहले मैंने क्या कर दिया, पाई से पाई कैंसिल कर दिया। ठीक है। तो 1 रह गया अपनी जगह पे, नीचे 6 रह गया। ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, वहां जाके डिवाइड करेगा 1 को, यानी कि 6 को जाकर मल्टीप्लाई कर देगा, 0.05 मल्टीप्लाई कर देगा, नीचे ऊपर रकम को डिवाइड करने चलते तो आएगा 16.66 हर्ट्ज। ये आंसर है। बुक में जो आंसर दे रखा है वो गलत है, काइंडली इसको करेक्ट कर लीजिए। होपफुली आपको समझ में आया होगा ये लेक्चर। दोबारा रिपीट करके सुन लीजिएगा, मुश्किल नहीं है, आसान है, मैंने पढ़ पढ़ के ही बताया आपको। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।